आप देख रहे हैं अनाज अड्डा और आज दुनिया के अनाज बाजार में इस वक्त तस्वीर काफी दिलचस्प हो गई है। कहीं घरेलू उत्पादन बढ़ने से आयात का दबाव घट रहा है तो कहीं बंदरगाहों पर बढ़ता जोखिम गेहूं के भाव को सपोर्ट दे रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ब्लैक सी से लेकर नॉर्थ अफ्रीका तक बदलती सप्लाई की तस्वीर भारत के अनाज बाजार को किस तरह से प्रभावित कर सकती है। आज के अनाज अड्डा में बात होगी मिस्र, मोरक्को और पोलैंड की, जहां गेहूं बाजार से अलग अलग लेकिन बेहद अहम संकेत मिल रहे हैं। इसके साथ ही नजर होगी यूक्रेन के नए सीजन के निर्यात पर, जहां कुल अनाज निर्यात भले ही पिछले साल के आसपास है, लेकिन गेहूं और मक्का की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। यानी आज का पूरा खेल है सप्लाई, बंदरगाह, आयात और ब्लैक सी के रिस्क का। और आगे हम ये भी समझेंगे कि अगर रूस यूक्रेन क्षेत्र से गेहूं की सप्लाई में और रुकावट आती है तो यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के खरीदार कहां से माल जुटाएंगे और इसका असर ग्लोबल गेहूं बाजारों पर कितना बड़ा हो सकता है। चलिए मिस्र से शुरुआत करते हैं। अरब देशों में गेहूं उत्पादन की अगर बात करें तो मिस्र सबसे आगे निकलता दिखाई दे रहा है। 2026 में मिस्र का गेहूं उत्पादन करीब 1 करोड़ 2 लाख टन रहने का अनुमान है। FAO के अनुमान के मुताबिक ये सामान्य एवरेज से करीब 7% ज्यादा है और इसकी बड़ी वजह है गेहूं के रकबे में मिस्र में बढ़ोतरी। मिस्र ने इस सीजन गेहूं का रकबा बढ़ाया और करीब 37,60,000 फेडान कर दिया, यानी पिछले सीजन के मुकाबले लगभग 6 लाख फेडान का विस्तार किया गया। इसका असर सरकारी खरीद में भी दिखाई दिया और खरीद अभियान के अंत तक सरकार को करीब 50 लाख टन गेहूं मिल चुका था, जो सरकारी खरीद कार्यक्रम में अब तक का सबसे ऊपरी स्तर रहा। सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए गेहूं की खरीद कीमत 2500 मिस्री पाउंड प्रति अदरब तय की। साथ ही ज्यादा उत्पादन देने वाली और मौसम के झटकों को सहने वाली किस्मों पर भी जोर दिया। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। उत्पादन बढ़ने के बावजूद मिस्र दुनिया के बड़े गेहूं इंपोर्टर्स में बना रहेगा, क्योंकि 2025 में करीब 94 लाख टन उत्पादन के मुकाबले 26 में करीब 1 करोड़ 2 लाख टन के आसपास पहुंच सकता है। और इसके चलते आयात करीब 1.25 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के करीब 1 करोड़ 32 लाख टन से कम है। यानी कि मिस्र घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आयात पर अपनी निर्भरता कुछ कम जरूर कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार को उसकी खरीद अभी भी बहुत बड़ी है। और यहीं से हमारे लिए अगला सवाल निकलता है, अगर मिस्र जैसे बड़े खरीदार की आयात जरूरत घटती है लेकिन ब्लैक सी से सप्लाई पर रिस्क बढ़ता है तो बाजार किस दिशा में जाएगा? इसी सवाल का जवाब हमें मोरक्को से मिलता है। मोरक्को ने घरेलू किसानों को फायदा देने के लिए जून की शुरुआत से सॉफ्ट गेहूं का आयात रोक दिया। मकसद था कि किसान पहले अपनी घरेलू फसल बाजार में ला सके और देश में स्टॉक मजबूत हो सके। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। मोरक्को 16 सितंबर से फिर से सॉफ्ट गेहूं का आयात शुरू करने जा रहा है। वजह है घरेलू खरीद का उम्मीद के मुताबिक नहीं होना और पुराने आयातित स्टॉक का लगातार कम होना। सरकार ने घरेलू स्तर पर करीब 15 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी तक खरीद लगभग 6 लाख टन के आसपास ही पहुंची, यानी लक्ष्य का बड़ा हिस्सा अभी भी बाकी है। और यही कमी अब आयात की जरूरत को फिर से पैदा कर रही है। सरकार आयातकों को अंतर्राष्ट्रीय कीमत और घरेलू मिलों को दी जाने वाली कीमत के बीच के अंतर की भरपाई करेगी और ये व्यवस्था 16 सितंबर से दिसंबर के अंत तक लागू रहेगी। इसका सीधा मतलब ये है कि मोरक्को अब एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय गेहूं बाजार में एक्टिव खरीदार बनने वाला है। और अगर नॉर्थ अफ्रीका के 2 बड़े बाजारों मिस्र और मोरक्को को एक साथ देख लें तो तस्वीर काफी अहम है। मिस्र उत्पादन बढ़ाकर अपना आयात कुछ घटा रहा है, जबकि मोरक्को घरेलू खरीद कमजोर रहने के कारण आयात का रास्ता खोल रहा है। यानी नॉर्थ अफ्रीका में गेहूं की मांग खत्म नहीं हुई है, बस उसकी दिशा और मात्रा बदल गई है। अब नजर डालते हैं यूरोप के उस बाजार पर जहां गेहूं के भाव पर ब्लैक सी का असर सीधे दिखाई दे रहा है। 21 अगस्त को पोलैंड के प्रमुख बंदरगाहों पर गेहूं का भाव 1000 प्रति टन तक पहुंच गया। वही घरेलू बाजार में एक दिन पहले ऊंचे भाव करीब 900 PLN प्रति टन के आसपास थे। अब बड़ा सवाल यह है कि बंदरगाहों पर गेहूं की कीमत अचानक इतनी क्यों बढ़ गई? बड़ी वजह है यूक्रेन से आने वाली गेहूं की संभावित कम सप्लाई। जानकार कह रहे हैं कि 2026-27 मार्केटिंग ईयर में यूक्रेन का गेहूं निर्यात घटकर सिर्फ 50 से 100 लाख टन रह सकता है पिछले सीजन में, जबकि ये आंकड़ा करीब 1 करोड़ 40 लाख टन था और उससे पहले ये आंकड़ा 1 करोड़ 57 लाख टन था।
यानी अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं तो वैश्विक बाजार से यूक्रेनी गेहूं की उपलब्धता में बड़ा अंतर आ सकता है। और इसके पीछे सबसे बड़ी समस्या है ग्रेटर ओडिशा के बंदरगाहों पर बढ़ता रिस्क। यही बंदरगाह यूक्रेन के बड़े पैमाने पर समुद्री अनाज निर्यात का प्रमुख रास्ता है। अगर डीप सी पोर्ट से माल निकलने की क्षमता प्रभावित होती है तो डैन्यूब और आइलैंड रूट्स जो हैं उस पर दबाव बनेगा। लेकिन इन रास्तों की भी अपनी एक सीमाएं हैं। रेल और सड़क के जरिए जितना माल भेजा जा सकता है वही समुद्री मार्गों की क्षमता की पूरी भरपाई नहीं कर सकता। यानी कि एक तरफ यूक्रेन के पास अनाज है लेकिन दूसरी तरफ उसे वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का रास्ता चुनौती बन गया है। और यही स्थिति पोलैंड जैसे यूरोपीय बाजारों में कीमतों को सपोर्ट दे रही है। अब अगर ब्लैक सी का रिस्क बढ़ा तो क्या होगा? अब तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। रूस और यूक्रेन मिलकर दुनिया के गेहूं निर्यात का करीब 28% हिस्सा रखते हैं। मक्के के वैश्विक निर्यात में भी दोनों देशों की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। इसीलिए बाजार को वास्तव में सप्लाई घटने का इंतजार नहीं करना पड़ता। सिर्फ ये डर है कि ब्लैक सी से माल सामान्य गति से नहीं निकल पाएगा। कीमतों में रिस्क प्रीमियम बढ़ाने के लिए काफी है। अगर यूक्रेनी बंदरगाहों पर दबाव जारी रहता है और आगे चलकर रूसी डीप सी पोर्ट्स की सप्लाई भी ऐसे ही प्रभावित रहती है तो बाजार के सामने डबल सप्लाई स्क्वीज जैसी स्थिति बन सकती है। इसका मतलब ये होगा कि खरीदार साउथ अमेरिका और दूसरे ओरिजिन्स की तरफ तेजी से बढ़ेंगे, लेकिन वहां भी पूरी क्षमता तुरंत उपलब्ध नहीं है। अर्जेंटीना के पास अच्छी फसल और कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट की क्षमता है। वही ब्राजील में घरेलू मक्का खपत मजबूत है और अगले सीजन के लिए स्टॉक बनाने की भी जरूरत है। इसीलिए ब्लैक सी की पूरी कमी को साउथ अमेरिका तुरंत पूरा कर पाएगा, ऐसा मानना भी आसान नहीं है फिलहाल। यानी कि ग्लोबल गेहूं बाजार में इस वक्त सिर्फ उत्पादन नहीं बल्कि कहां से माल निकलेगा और कितनी जल्दी निकलेगा, ये जो सवाल है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब आते हैं यूक्रेन के ताजा निर्यात आंकड़ों की तरफ। 2026-27 मार्केटिंग ईयर की शुरुआत में 21 अगस्त तक यूक्रेन ने करीब 32,84,000 टन अनाज और दालों का निर्यात किया। कुल निर्यात पिछले साल की समान अवधि से करीब 3% कम रहा। लेकिन असली कहानी कुल आंकड़े में नहीं बल्कि अनाज के बदलते मिक्स में छिपी है। यूक्रेन का गेहूं निर्यात करीब 14,12,000 टन रहा, जो पिछले साल से करीब 6,22,000 टन कम है। जौ का 3,60,000 टन रहा, जबकि मक्के ने पूरी तस्वीर बदल दी। यूक्रेन ने इस सीजन अब तक करीब 14,52,000 टन मक्का एक्सपोर्ट कर दिया है, जो पिछले साल की समान अवधि से करीब 1.7 गुना ज्यादा है। यानी जहां गेहूं और जौ की सप्लाई कमजोर हुई वहीं मक्के का निर्यात जोरदार तरीके से बढ़ गया। प्रोसेस प्रोडक्ट्स में भी तेजी दिखाई दे रही है। यूक्रेन ने करीब 12.4 हजार टन आटा भी निर्यात किया, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 1.6 गुना है। इससे एक बात साफ है कि यूक्रेन के कुल अनाज निर्यात को देखकर अगर कोई ये मान ले कि बाजार बिल्कुल सामान्य है तो तस्वीर अधूरी होगी। माल की मात्रा के साथ उसकी संरचना भी तेजी से बदल रही है और यही बदलाव आगे चलकर गेहूं और मक्का के अलग अलग बाजारों में अलग अलग असर डाल सकता है। एक तरफ मिस्र घरेलू गेहूं उत्पादन बढ़ाकर आयात की जरूरत को थोड़ा कम कर रहा है, दूसरी तरफ मोरक्को घरेलू खरीद कमजोर रहने के कारण सितंबर से फिर से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लौट रहा है। उधर पोलैंड में ब्लैक सी सप्लाई के रिस्क के कारण बंदरगाहों पर गेहूं मजबूत हो रहा है और यूक्रेन में गेहूं का निर्यात घट रहा है, जबकि मक्का तेजी से बाहर आ रहा है। यानी वैश्विक बाजारों में गेहूं की सप्लाई का नक्शा बदल रहा है। अगर ब्लैक सी से निर्यात सामान्य रहा तो बाजार में अर्जेंटीना, ब्राजील और यूरोप जैसे दूसरे ओरिजिन के बीच कंपटीशन बना रहेगा। लेकिन अगर बंदरगाहों और शिपिंग पर जोखिम बढ़ा तो खरीदारों को वैकल्पिक सप्लाई के लिए ज्यादा प्राइस चुकाना पड़ेगा और इसका असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। नॉर्थ अफ्रीका के बड़े खरीदार भी उसी वैश्विक सप्लाई पूल से गेहूं लेते हैं। इसीलिए मोरक्को का दोबारा आयात शुरू करना और इजिप्ट की लगातार बड़ी आयात जरूरत दोनों ब्लैक सी की स्थिति को और महत्वपूर्ण बना देते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल भारत के किसान और घरेलू अनाज बाजार के लिए इसमें क्या संकेत है, क्योंकि भारत में गेहूं की कीमत पर सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर हर समय एक जैसा नहीं होता, क्योंकि घरेलू उत्पादन, सरकारी स्टॉक, एमएसपी और सरकारी खरीद का बड़ा रोल है। लेकिन वैश्विक बाजार में अगर गेहूं की उपलब्धता पर दबाव बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मजबूती का असर दूसरे अनाजों और फीड मार्केट्स पर भी पड़ सकता है। खासकर मक्का में यूक्रेन के मजबूत निर्यात और ब्लैक सी की स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। मक्का सिर्फ खाद्यान्न नहीं है, इसका इस्तेमाल फीड, स्टार्च और एथेनॉल सहित कई क्षेत्रों में होता है। इसलिए इसकी वैश्विक कीमतों में बड़ा बदलाव घरेलू डिमांड सप्लाई इक्वेशन को भी प्रभावित कर सकता है। दूसरी तरफ गेहूं में नॉर्थ अफ्रीका की मांग और यूरोप के पोर्ट प्राइसेस आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण संकेतक बन सकते हैं। अब अगले कुछ हफ्तों में बाजार की नजर
3 चीजों पर रहेगी। पहला, ब्लैक सी के बंदरगाहों से वस्तुओं की निर्यात कितना हो रहा है। दूसरा, मोरक्को और इजिप्ट जैसे बड़े खरीदार कितनी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लौटते हैं। और तीसरा, यूक्रेन में गेहूं और मक्का के निर्यात का मिक्स किस दिशा में जाता है। अगर ब्लैक सी से गेहूं की सप्लाई और घटी तो पोलैंड जैसे यूरोपीय बाजारों में कीमतों को और सपोर्ट मिल सकता है। अगर मोरक्को की खरीद तेज हुई तो नॉर्थ अफ्रीका की मांग भी बाजार को सपोर्ट दे सकती है। और अगर यूक्रेन का मक्का निर्यात इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो ग्लोबल कॉर्न ट्रेड में कंपटीशन और तेज हो सकता है। यानी इस समय अनाज बाजार में कहानी सिर्फ भाव बढ़ने या घटने की नहीं, असली कहानी है माल कहाँ है, माल किस रास्ते से आएगा और खरीदार किस ओरिजिन की तरफ जाएगा। और यही सवाल आने वाले दिनों में गेहूं और मक्का दोनों के बाजार की दिशा को तय कर सकता है। तो आज के अनाज अड्डा में तस्वीर काफी साफ है। मिस्र अपनी घरेलू पैदावार मजबूत कर रहा है। मोरक्को फिर से आयात बाजार में लौटने की तैयारी में है। पोलैंड में ब्लैक सी के जोखिम से गेहूं के भाव को सपोर्ट मिल रहा है। और यूक्रेन के निर्यात में गेहूं कमजोर जबकि मक्का मजबूत नजर आ रहा है। अब आगे बाजार सिर्फ फसल के आंकड़े नहीं देखेगा, बंदरगाहों की स्थिति, समुद्री रास्तों की सुरक्षा और बड़े खरीदारों की खरीद ज्यादा बड़ा संकेत बनेंगे। क्योंकि अनाज बाजार में कई बार तेजी खेत में नहीं समुद्र के रास्ते में पैदा हो जाती है। इसीलिए नजर बनाए रखिए अनाज अड्डा पर, जहां हम सिर्फ मंडी के भाव नहीं बल्कि दुनिया के हर उस बदलाव को जोड़कर देखते हैं जो कल आपके बाजार और किसान की कमाई पर असर डाल सकता है। आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।